दिल्ली में सियासी हलचल तेज है और इसी बीच दिल्ली पहुंच चुके हैं एमपी के सभी बीजेपी सांसद। संसदीय दल की बैठक में लेंगे हिस्सा और एमपी से मंत्री पद को लेकर रेस में 4 नाम रेस में सामने आ रहे हैं। रेस में शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी इस रेस में नजर आ रहा है। दिल्ली में अब नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच आज संसदीय दल की बड़ी अहम बैठक है और संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद मध्य प्रदेश से अब दिल्ली का रुख कर चुके हैं। वो संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो वहीं अब एमपी से मंत्री पद को लेकर रेस में 4 नाम सामने आ रहे हैं। इस रेस में तमाम दिग्गजों के नाम दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अभी विदिशा से जीते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं लेकिन गुना से एक बार फिर से सांसद वो बने हैं, और वहीं वीडी शर्मा ने भी जीत दर्ज की है खजुराहो से, और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, और इन चारों ही दिग्गजों का नाम अब इस रेस में शामिल हो रहा है। एमपी से मंत्री पद को लेकर रेस में अब 4 नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, संसदीय दल की बैठक है दिल्ली में और एमपी के सभी निर्वाचित सांसद इसमें हिस्सा लेंगे, और एमपी तो ऐसा राज्य बनकर उभरा है जिसने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया एनडीए में। तो क्या अब सौगात मिल सकती है एमपी के सांसदों को नई सरकार में? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर संसदीय दल की बैठक आज होनी है और तमाम एमपी के मध्य प्रदेश के जो 29 सांसद हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग में का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतकर वीडी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है, भाजपा ने इतिहास रचा है, उससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के गठन होने से पहले, नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश से कितने मंत्री बनेंगे और कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री बनेंगे। अगर रही बात मंत्री बनने की, तो कौन से चेहरे मंत्री बनेंगे जिनका नाम चल रहा है उनके बारे में बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान जो सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल किए, उनका नेतृत्व विधानसभा चुनाव में भी था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है शिवराज जी को दिल्ली ले जाना है और दिल्ली ले जाकर कुछ ना कुछ बड़ा पद देना है। उसके बाद भी कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह की बात करें तो जब इस बार सीएम नहीं बने वो, तभी से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि दिल्ली बुला रही है शिवराज सिंह चौहान को। सांसद तो बन गए हैं लेकिन क्या बीजेपी ने कोई बड़ा मंत्री पद भी सोच रखा है उनके लिए? देखिए, उसी बात को लेकर देखिए, जब बीजेपी की जो बैठक होती है उसमें जब तमाम नेताओं की सहमति होती है किसे कौन सा मंत्री पद देना है, और इस बार तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है, इसलिए जो उसके साथ और पार्टी हैं उनको भी कहीं ना कहीं मंत्री पद, उनके नेताओं को भी मंत्री पद देना पड़ेगा। जब तमाम चीजें बातचीत से हो जाएंगे उसके बाद मध्य प्रदेश से कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे और किस मंत्रालय का जिम्मा किसे दिया जाएगा, जिनका नाम चल रहा है वही बता रहा था। शिवराज सिंह चौहान है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है और वीडी शर्मा के भी नाम चल रहा है। ये 3 अगर बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये तो मंत्री हैं ही, लेकिन जिस तरह से वीडी शर्मा का नाम सामने है उसका कारण ये है अंजलि कि उनके नेतृत्व में 29 के 29 सीटें, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 29 के 29 सीटें जीती हैं। मोदी लहर में भी 27 सीटें 2014 में, फिर 19 में 28 सीटें और 2024 में 29 के 29 सीटें जीतना वाकई जिस तरह से बीजेपी ने नारा दिया था कि हम 29 के 29 सीटें जीतेंगे और वीडी शर्मा लगातार कह रहे थे, वो करके दिखाए। तो कहीं ना कहीं वीडी शर्मा को ये देख रहा हूँ क्या कोई बड़ा पद चुनाव दर चुनाव 2014 से एक सीट घटती ही गई और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बढ़ती ही गई, और अब आज की डेट का आलम यह है कि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश ने खेमे में डाली है भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मध्य प्रदेश के किसी सांसद को केंद्रीय मंत्री पद मिलता है या नहीं। उसके लिए हम और आप केवल इंतजार कर सकते हैं। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस की, तो बात करते हैं कांग्रेस की परफॉर्मेंस की भी। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने सवाल जीतू पटवारी पर उठाए हैं। क्या कहा है, जरा रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी में ही अंतर्कलह शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने में लग गए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जीतू पटवारी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ साफ लहजे में कह दिया कि हार की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। हवाला खुद का दिया, बोले 2013 में जब हार हुई
तो नेता प्रतिपक्ष का पद मैंने छोड़ दिया था। ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करे ना करे, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। भाई मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। अजय सिंह यही नहीं रुके, केंद्रीय नेतृत्व से भी हार की समीक्षा करने की गुजारिश की। वहीं कमलनाथ पर भी सवाल उठाने से अजय सिंह नहीं चूके। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने की। लोकसभा में मिली करारी हार के बाद से ही अजय सिंह लगातार मुखर हैं और सवाल उठा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस में अब ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भी कई और कांग्रेस के दिग्गज पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आएंगे। तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये हार कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, अजय सिंह ने तो सवाल खड़े किए ही, लेकिन वो इकलौते नहीं है जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। अजय सिंह अब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने भी हार पर सवाल उठाए हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी देश के मतदाताओं के निर्णय का स्वागत है, प्रजातंत्र मजबूत हुआ है, मोदी जी की योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार का नतीजा उन्होंने भोगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को क ख ग घ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब स्थिति ये आ गई है कि कांग्रेस के अपने ही पुराने नेता, वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो दो शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस को समीक्षा करने की नसीहत दी है, मांग उठाई है। अजय सिंह ने हार पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं लक्ष्मण सिंह ने भी हार पर वार किया है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अब शुरू होंगे सरकारी कामकाज। 16 मार्च से थी लंबित और चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर आचार संहिता खत्म कर दी है। प्रदर्शन, रैलियों को भी अब मिलेगी इजाजत। सरकारी पेंडिंग कामकाज भी, समस्याओं का भी अब निपटान हो सकेगा। मैं आपको बता दूं कि 16 मार्च से आचार संहिता लग गई थी, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व था, ये लोकसभा का चुनाव था और ऐसे में आचार संहिता लग गई। और अब कुल 80 दिन से भी ज्यादा दिनों के बाद आचार संहिता खत्म हो गई है। ऐसे में ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि अब शुरू हो सकेंगे सरकारी कामकाज। 16 मार्च से थे जो लंबित और चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर हटा दी है आचार संहिता। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। एक बार फिर से सूरज, आचार संहिता भी अब खत्म हो गई है, तो धीरे धीरे अब जो ये लोकसभा चुनाव का सीजन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, लोकसभा चुनाव से पहले जब 16 मार्च को चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, तभी से आचार संहिता इस देश में लग गई थी। अब 543 जो लोकसभा सीटें हैं उनका परिणाम सामने आ चुका है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को चुने हुए सांसदों की लिस्ट सौंपी और उसके बाद ऐलान आचार संहिता के खत्म करने का कर दिया। आचार संहिता खत्म होने के बाद जो चीज़ें हैं, जिस तरह से अगर बात करें, पहले कुछ पैसे लेकर आप जा सकते थे, निर्धारित राशि और निर्धारित जेवरात लेकर आप गाड़ी सफर कर सकते थे, चेकिंग चलती थी। अगर उससे ज़्यादा आपके पास मिलता है तो आपको बतानी पड़ती थी चीज़ें या उसकी डिटेल देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो रैलियां हैं, जो आप जुलूस हैं, वो निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़, जिस तरह से सरकार के हाथ बंधे होते हैं, किसी कर्मचारी को प्रमोशन या डिमोशन नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो अब ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार जो है तमाम चीज़ों पर अब एक्शन ले सकती है और आचार संहिता काम खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं अब वो एक्शन नजर भी आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह भी चुके हैं कि जिस तरह से अवैध बस्तियां हों, उन पर बुलडोजर चलाने की बात, बहुत सारी चीजें, काम पटरी पर लौटने वाले हैं क्योंकि आचार संहिता खत्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। और फिर से सांसद बनने की ओम बिरला को बधाई भी दी है। मैं आपको बता दूं कि कोटा से भारी बहुमत से जीत दर्ज की है ओम बिरला ने। उसकी बधाई देते हुए ये एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो आज वहां पर होने वाली बैठकों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फिर से सांसद बनने की उन्हें बधाई भी दी है।
और इसी बीच जहां आचार संहिता भी खत्म हो गई है, चुनाव भी खत्म हो गए हैं, तो भोपाल में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात। भोपाल में लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर सरकार ने दिया है ये तोहफा। प्रदेश की आधी आबादी को 4 दिन पहले ही मिल गई है सौगात। सरकार ने जारी की है लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त। हर महीने की 10 तारीख को जारी होती है योजना के तहत ये किस्त, लेकिन इस बार 4 दिन पहले ही किस्त जारी कर दी गई है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब सरकारी कामकाज अपनी ट्रैक पर लौट आए हैं। यही बात कर रहे थे मैं और मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भी कि आचार संहिता खत्म हो गई है। अब फोकस जो है वो प्रदेश के विकास पर होगा, प्रदेश की नीतियों पर होगा। और उसी बीच आधी आबादी को 4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात मिल गई है। सरकार ने जारी कर दी है लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त। हर महीने की 10 तारीख को जारी होती है योजना की किस्त, लेकिन इस बार 4 दिन पहले ही ये किस्त जारी कर दी गई है। हम बात कर रहे थे कि आचार संहिता जहां अब खत्म हो गई है, तो ऐसे में सरकारी कामकाज जोर पकड़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब एमपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल होना तय है। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। डीजीपी सुधीर सक्सेना के 2 साल मार्च 2024 में पूरे हो गए हैं, इसीलिए उनको तुरंत बदला जा सकता है। मुख्य सचिव वीरा राणा के बारे में 2 विकल्पों पर बात हो रही है। उन्हें 6 महीने के एक्सटेंशन पूरा होने से पहले ही बदला जाएगा, या फिर नए सीएस की ओएसडी के तौर पर पहले नियुक्ति हो जाएगी। दोनों स्थिति में सितंबर से पहले नया सीएस मिलेगा। सीएस के लिए प्रमुख दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद सुलेमान, डॉक्टर राजेश राजौरा और एसएन मिश्रा शामिल है। केंद्र में तैनात अनुराग जैन का भी नाम प्रमुख है। मंत्रालय में एसीएस, पीएस और विभागाध्यक्ष पद पर 2 साल या इससे भी अधिक समय से तैनात अफसरों की भी सूची बन गई है। इनमें से कुछ को बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों की पटरी पर अपने प्रमुख सचिवों से नहीं बन रही है। ऐसे में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अपनी राय बता दी है। एसीएस, पीएस और सचिव के बाद कुछ कलेक्टर्स का भी नंबर आएगा, तो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अब बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या कुछ अंदर खाने की खबर? मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी। ब्रजेश जी, अब ये खबर आ रही है जहां आचार संहिता भी खत्म हो गई है, तो अब मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या कुछ है अंदर खाने की जानकारी? नहीं अंजलि, एकदम सच है कि इस तारीख का लंबे समय से नए मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे कि जैसे आचार संहिता हटे उसके बाद से वो अपनी टीम बनाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले, बड़े पदों पे नियुक्तियां बची हुई थी। तो जिसके लिए सबसे जो प्रशासनिक 2 बड़े पद हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, दोनों पे उनकी अपनी अपनी अलग अलग नेताओं के नाम की पसंद, वो अफसरों के नाम की पसंद है। तो दोनों पे मंथन तकरीबन हो चुका है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते के आखिर तक एक बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें डीजीपी, सीएस इन सबको बदला जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं अपनी टीम बनाना चाहते हैं और इनके अलग अलग जो नाम चल रहे हैं, जो नाम आपने लिए, उन नामों पर ही कयासबाजी चल रही है। मगर बड़ी बात वही है कि इस तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि आचार संहिता हटे और मुख्यमंत्री अपनी नई टीम का ऐलान कर दें। तो अधिकारियों को हटाने की मुख्य वजह क्या है ब्रजेश जी? क्योंकि कुछ मंत्रियों को नाराजगी है, कुछ का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन और क्या मुख्य वजह? मुख्य वजह यही कि जो भी नया मुख्यमंत्री आता है अपनी टीम बनाना चाहता है, उसकी टीम में 2 मुख्य पदाधिकारी अफसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और डीजीपी, यानी कि प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। और दोनों पदों पे जो दोनों लोग हैं, वीरा राणा जो चीफ सेक्रेटरी, उनका तो एक्सटेंशन चल रहा है और मुख्यमंत्री ने उनको एक्सटेंशन दिलवाया है, मगर अब वो चाहेंगे कि उनकी पसंद का कोई बड़ा अफसर इस पद पे आ जाए। जहाँ तक डीजीपी की बात है तो वो चाहते हैं इस पद पे भी कोई उनकी पसंद का ऑफिसर आए, क्योंकि ये दोनों नियुक्तियां पिछले शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी। तो अब वो चाहते हैं दोनों तो उनके पसंद के अफसर आ जाए, जिनकी मदद से अपना पूरा शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चला पाए। तो दोनों तकरीबन नाम तय हो गए हैं और बहुत जल्दी इनका अनाउंसमेंट होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आचार संहिता खत्म होने के बाद कैसे अब सरकारी कामकाज गति पकड़ रहे हैं, और इसी बीच लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी परीक्षा 2021 के अंतिम रिजल्ट जारी किए हैं। इस परीक्षा में टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार रही, जिसमें भोपाल की अंकिता पाटकर अव्वल रही। अमित कुमार सोनी ने दूसरा स्थान और पूजा चौहान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं
वहीं डिप्टी कलेक्टर के कुल 24 पदों में अब 12 महिलाएं शामिल हैं। बता दें कि ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट रोका गया था और अब जहां आचार संहिता खत्म हो गई है तो ऐसे में एमपीपीएससी परीक्षा की 2021 के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं और इस परीक्षा में टॉप 10 में 7 महिला उम्मीदवार है। एक बार फिर से महिलाओं का दबदबा देखा जा रहा है, जिसमें भोपाल की अंकिता पाटकर अव्वल रही हैं, तो वहीं अमित कुमार सोनी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर मैं बात करूं तीसरे स्थान की, तो तीसरा स्थान पूजा चौहान ने हासिल किया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर के कुल 24 पद में 12 महिलाएं भी शामिल हैं और ये जानकारी भी आपको देनी बन जाती है कि ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट रोका गया था। चौथे स्थान पर अगर मैं बात करूं तो मनीषा जैन रही है। वहीं 5वें स्थान पे प्रियंक मिश्रा। ये एमपीपीएससी 2021 का रिजल्ट कहता है। ये टॉप 5 एमपीपीएससी के दावेदार जिनके नाम हमने आपको दिखा दिए। देखिए, लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। इसी ग्वालियर अंचल में कांग्रेस अपने आप को सबसे अधिक मजबूत मान रही थी, वहां पर वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहां की छोड़िए, कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। कांग्रेस की हार के पीछे नेताओं में आपसी गुटबाजी और टिकट्स को लेकर नाराजगी हार की प्रमुख वजह मानी जा रही है। लेकिन क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा समीकरण, क्या है हार की वजह, समझिए इस रिपोर्ट से। ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका है जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद अच्छा रहा। विधानसभा के चुनाव में अंचल की 34 सीटों में से 16 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में कांग्रेस यहां पर अपनी लाज बचाने में नाकाम साबित हुई। इसकी क्या वजह है, पहले उन पर नजर डालते हैं। आपसी मतभेद ने पार्टी को कमजोर किया। टिकट बंटने के बाद कई बड़े नेता पार्टी से नाराज होकर घर बैठे। बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार से दूरी बना ली। प्रचार प्रसार के लिए कोई भी स्टार प्रचारक नहीं पहुंचा। प्रत्याशियों को कैंपेनिंग के लिए कम समय मिला। विधानसभा 2023 के रिजल्ट के बाद कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि इन सीटों पर उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन भितरघात और गुटबाजी ने एक बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करवा दिया। एक तरफ जहां ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक और मुरैना लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के टिकट को लेकर देरी की गई, ये भी कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसके चलते प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके अलावा अगर भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस के आपसी नेताओं में काफी कोतवाली देखने को मिली। सिर्फ प्रियंका गांधी ही प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंची। इसके साथ ही जातिगत भाषाओं का उपयोग करने वाले फूल सिंह बरैया का विरोध सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि वो लगातार मंचों से जातिगत टिप्पणी करते हुए नजर आते रहे। इस पर जब पार्टी से बात हुई तो क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि निश्चित रूप से जो चारों लोकसभा हम हारे हैं, पहले तो जो जनमत है उसको हम सिरोधार करते हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन होती है और जनता का जो आदेश होता है वो अंतिम आदेश होता है। वहीं कांग्रेस की इस करारी हार पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी का कहना है कि जब बड़े नेताओं ने ही कह दिया है कि पार्टी जाए तेल लेने, तो कार्यकर्ताओं ने भी वही किया। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके अनुशासन के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी साहब की इच्छा का पालन किया, सम्मान किया। उन्होंने स्वयं कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, तो उनकी जो इच्छा थी कि पार्टी कहाँ जाए वहाँ पार्टी को पहुँचाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। बहरहाल वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि एमपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस मंशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, आखिरकार वो वजह मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत के साथ साफ नजर आने लगी। खास तौर से ग्वालियर अंचल संभाग की चारों सीटों पर जहां यादव समाज को बीजेपी के पक्ष में लाने की उनकी कवायद रंग लाई। अनिल गौर, विस्तार न्यूज, ग्वालियर।